तो चलिए मुद्दे की बात की शुरुआत करते हैं और आज बात पुल के मीटर की जो गुम हो गया है, क्योंकि आपने बिजली का मीटर गुम होते तो सुना होगा, लेकिन पुल का मीटर गुम होते हुए कभी नहीं देखा होगा। लेकिन आज हम आपको जो खबर दिखाने जा रहे हैं, ये पुल के उस निर्माण की है जिसका इंतजार पूरा बनारस, पूरा सारनाथ और गाजीपुर कर रहा था। लेकिन इसका निर्माण पूरा होता उससे पहले ही घोटाला हो गया। ये रिपोर्ट देखिए। वाराणसी में पुल घोटाला। पैसा 682 मीटर का, निर्माण सिर्फ 635 मीटर का। 682 का डीपीआर था, 682 मीटर का, लेकिन अचानक इसके पुल की लंबाई में कमी आ गई। सामने आई सेतु निर्माण की सच्चाई। घोटाले की बात किसने छिपाई? ये वाराणसी का आशापुर सारनाथ आरओबी है, जो उद्घाटन से पहले अपने निर्माण को लेकर ही सवालों के घेरे में आ गया। आरोप है कि वाराणसी को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए 682 मीटर लंबाई का पुल बनना था, लेकिन निर्माण सिर्फ 635 मीटर का ही हुआ। बीच का 47 मीटर पुल कहां गया, किसी को नहीं पता। देखिए, आरोप हमारा ये है कि 682 का डीपीआर था, 682 मीटर का। 682 मीटर की कार्य योजना स्वीकृत हुई, उसके लिए लागत स्वीकृत हुआ, लेकिन अचानक इसके पुल की लंबाई में कमी आ गई और जहां काम होना चाहिए वहां न हो करके कहीं और से काम होने लगा। ये पुल न सिर्फ वाराणसी के लिए बल्कि सारनाथ के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने पहली बार यही उपदेश दिया था। बौद्ध भिक्षुओं के लिए ये जगह किसी तीर्थ स्थल से कम नहीं। सारनाथ में पूरी दुनिया से रोजाना हजारों की संख्या में बौद्ध अनुयायी आते हैं। बड़ी बात यह भी है कि यही रास्ता आगे चलकर रिंग रोड में जुड़ जाता है, जो गाजीपुर, बलिया, मऊ, आजमगढ़ समेत पूर्वांचल के कई जिलों तक जाता है। मतलब ये पुल कितना खास है और कितने लोगों का आवागमन इससे जुड़ा है, इसे आसानी से समझा जा सकता है। ये पुल जो स्थानीय जनता है, जो इस आशापुर गांव के प्रधान हैं, वो ये बता रहे हैं कि यहाँ पर ये पुल ख़त्म नहीं होना था, इस पुल को आगे बढ़ना था। और ये पुल इसके आगे, जबकि 682 मीटर तक ये पुल पास था। एबीपी गंगा के कैमरे में 635 मीटर ही पुल का निर्माण है, और यानी धांधली साफ तौर पर दिखाई दे रही है। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी ने इस पुल का निरीक्षण किया था और जल्द से जल्द निर्माण पूरा करने का आदेश दिया था, क्योंकि पहले आशापुर रेलवे क्रॉसिंग पर घंटों जाम में जूझना पड़ता था। लेकिन हैरानी की बात यह कि इतना बड़ा घोटाला हो गया, किसी को पता तक नहीं चला, और अब पता चला तो अधिकारी अलग अलग तर्क देकर निर्माण घोटाले की सच्चाई को छिपाने की कोशिश में जुटे हैं। देखिए, आशापुर आरओबी जो है, इसकी जो लागत मेरे पास है वो 50 करोड़ 17 लाख है, जिसमें से सेतु निगम के लिए 46 करोड़ 38 लाख का प्राविधान है, और उसमें से हम मुख्य सेतु का निर्माण कर चुके हैं। उसकी टोटल लंबाई जो है 682 मीटर टोटल लंबाई थी, जिसमें दोनों तरफ 24-24 मीटर के वैली कर्व भी सम्मिलित हैं, जो कि एग्जिस्टिंग रोड में समायोजित है। आपको बता दें कि इस पुल के निर्माण का काम 2018 में शुरू हुआ था। इसे तय वक्त में पूरा होना था, लेकिन न तो ये तय वक्त में बना और न ही उतने बजट में जितना तय किया। 50 करोड़ से ज्यादा की लागत में बना ये पुल पहले से ही ओवर बजट हो चुका है, और उसके बाद भी 47 मीटर कम बना। ऐसे में सवाल इस बात का है कि पुल के निर्माण में जो घोटाला हुआ, उसका हिसाब कौन देगा? सेतु निर्माण निगम का विवाद कोई पहला नहीं है। इसके पहले भी वाराणसी में पुल के गिरने की घटना सामने आ चुकी है। उस वक्त सेतु निर्माण निगम के अधिकारियों की लापरवाही सामने आई थी, कार्रवाई भी हुई थी, और पुल को लेकर अब एक और मामला सामने आया है। अब देखना यह होगा कि क्या अधिकारी तंत्र इस पुल को लेकर किसी निर्णय पर पहुंचता है, क्योंकि सेतु निर्माण पर यह कोई पहला आरोप नहीं है। इससे पहले भी पुल को लेकर कई आरोप लग चुके हैं। 15 मई 2018 को जब वाराणसी कैंट क्षेत्र में पुल हादसा हुआ, तब भी आरोप सेतु निर्माण निगम पर ही लगे। हालांकि तब कार्रवाई भी हुई थी, लेकिन उस कार्रवाई का कोई असर सेतु निर्माण निगम पर हुआ ऐसा लगता नहीं।
ऐसे में सवाल इस बात का है कि क्या घोटालेबाज अधिकारियों पर कार्रवाई होगी, क्योंकि बात सिर्फ एक पुल या एक निर्माण तक सीमित नहीं, उस नियत की भी है जो सरकारी खजाने के साथ साथ लोगों की जिंदगी को भी दीमक की तरह खत्म कर रहे हैं। वाराणसी से नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा। राजभर की गजब थ्योरी की, क्योंकि सुभाषपा के सुप्रीमो ओम प्रकाश राजभर ने यूपी में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को लेकर जो नई थ्योरी तैयार की है, उनकी माने तो प्रदेश में 5 साल के लिए एक मुख्यमंत्री की जगह हर साल एक नया मुख्यमंत्री बनना चाहिए, ताकि हर जाति और समुदाय के लोगों का एक नुमाइंदा मुख्यमंत्री बन सके। राजभर की इस अजब थ्योरी को लेकर अब चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि ऐसे अगर हुआ तो यूपी में सभी 403 विधायकों को मंत्री बनाना पड़ेगा। लगा के बोला, भारतीय समाज पार्टी 5 साल में 5 मुख्यमंत्री, गजब है ओम प्रकाश राजभर की थ्योरी। सरकार एक बार बनेगी, 5 साल चलेगी और एक साल का मुख्यमंत्री बनाएंगे हर जाति को। 1 साल में 4, 5 साल में 20 डिप्टी सीएम। कितनी दमदार है राजभर की मुहिम। 1 साल में 4 डिप्टी सीएम 4 जाति को बनाएंगे। 70 साल के इतिहास में उत्तर प्रदेश ने 21 मुख्यमंत्री देखे, लेकिन सुभाषपा के सुप्रीमो ओम प्रकाश राजभर का बस चले तो वो इस रिकॉर्ड को 20 साल में तोड़ दें और हर साल एक नया मुख्यमंत्री बना दें और प्रदेश को 1 साल में 4 डिप्टी सीएम भी सौंप दें। तो हम दावा करते हैं कि सरकार एक बार बनेगी, 5 साल चलेगी और एक साल का मुख्यमंत्री बनाएंगे हर जाति को। ये भागीदारी संकल्प मोर्चा की सोच है। तो वहाँ भीख मांगने वाले लोग यहाँ मालिक बन करके अपने समाज का भला करें, वहाँ क्या भीख मांगे। ओम प्रकाश राजभर का ये बयान जितना हैरान करता है उससे कहीं ज्यादा चौंकाने वाला है, क्योंकि भागीदारी संकल्प मोर्चा का झंडा बुलंद करने वाले ओम प्रकाश राजभर ने निषाद पार्टी के नेता संजय निषाद को भागीदारी संकल्प मोर्चा में शामिल होने का न्योता दिया और न सिर्फ न्योता दिया बल्कि इस बात का भी ऐलान कर दिया कि अगर उनकी सरकार बनी तो सबसे पहले मुख्यमंत्री निषाद पार्टी की तरफ से ही नियुक्त होंगे। संजय निषाद जी के बेटे जो वहाँ गए भीख मांगने, 14% आबादी अकेले निषाद बिंद की वट मल्ला माझी मजवार तुरहा तुरैया का है और एक साल का मुख्यमंत्री बनाएंगे हर जाति को। तो पहले साल हम संजय निषाद को ही बना देंगे, वहाँ क्या भीख मांग रहे। ओम प्रकाश राजभर की बात में कितना दम है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन एक बात तो साफ है कि जातियों के आधार पर एक नया मोर्चा यूपी की राजनीति में खड़ा करने की कोशिश हो रही। वैसे भी ये बात किसी से छिपी नहीं कि यूपी में हर चुनाव जातिगत आधार पर ही होते हैं। हर राजनीतिक पार्टी का अपना अपना वोट बैंक है। जैसे सपा यादव और मुस्लिम को अपना कोर वोट मानती है, वैसे ही बसपा दलित और मुस्लिमों को साथ लेकर चलती है। हालांकि 2014 के बाद से भाजपा ने इसे तोड़ने की कोशिश की और तमाम जातियों को एक साथ लेकर चलती दिखी, लेकिन ओम प्रकाश राजभर का यह बयान भाजपा में सेंधमारी के तौर पर भी देखा जा सकता है। हालांकि इसका बहुत कुछ उन दलों पर टिका है जिन्हें ओम प्रकाश राजभर साधने की कोशिश कर रहे। वैसे हर साल एक नया मुख्यमंत्री और 4 डिप्टी सीएम बनाने का कॉन्सेप्ट समझ से परे है, क्योंकि ये जन भागीदारी के लिहाज से भले ही फिट बैठता हो, लेकिन सूबे के विकास और स्थिरता के लिए ठीक नहीं। वैसे विधानसभा चुनाव में अब सिर्फ 7 महीने का वक्त बचा है। तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं और ऐसी ही एक कोशिश ओम प्रकाश राजभर भी कर रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात पंचायत 75 की फाइनल जंग की, क्योंकि यूपी विधानसभा से पहले पंचायत का दंगल दिलचस्प हो गया है। भाजपा जिला पंचायत की 60 सीटों पर जीत का दंभ भर रही है। वहीं सपा भाजपा पर सत्ता का प्रभाव दिखाकर चुनाव को प्रभावित करने का आरोप लगा रही है। लेकिन इन सब के बीच निर्दलीय की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि पंचायत चुनाव में सबसे ज्यादा अन्य जीत कर आए हैं। ऐसे में कौन जीतेगा कौन नहीं, इसकी चाबी निर्दलीय के हाथ में है।
विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत का दंगल। 3 जुलाई को किसका होगा मंगल? उत्तर प्रदेश की 75 सीटों पर होने वाला जिला पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव भाजपा के लिए नाक का सवाल बन गया है, क्योंकि जिस आक्रामक ढंग से भाजपा ने पंचायत चुनाव लड़ा, नतीजे उससे एकदम उलट आए। भाजपा से ज्यादा निर्दलीय चुनाव जीत कर आए और भाजपा पंचायत की जंग में सपा से भी पिछड़ गई। लेकिन जो गलती पंचायत चुनाव में हुई, भाजपा वो जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में नहीं दोहराना चाहती। और अब भाजपा ने 75 में से 60 जिलों में अपना जिला पंचायत अध्यक्ष बनवाने का लक्ष्य तय किया है। नहीं, अब ये तो पार्टी जो निर्देश देगी उसके हिसाब से किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष जी जो बताएंगे कि मंत्री लोगों को जाना है तो सब जाएंगे, और अगर ऐसा नहीं निर्णय होगा तो नहीं जाएंगे। जैसी स्थिति होगी इसके लिए पार्टी का निर्देश होगा। वहीं दूसरी तरफ सपा भी उस चुनाव में जोर शोर से ताल ठोक रही। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की तैयारी ये है कि ज्यादा से ज्यादा जिलों में उसके जिला पंचायत अध्यक्ष जीते, जिससे इस चुनाव से पहले जनता के बीच ये संदेश जाए कि आज भी जनता के बीच बीजेपी ही सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली पार्टी है और जनता का साथ बीजेपी को ही मिला हुआ है। सपा से मिल रही टाइट फाइट को देखते हुए भाजपा उम्मीदवारों के चयन में खास ध्यान दे रही, क्योंकि बलरामपुर में जहां सपा ने किरण यादव को उम्मीदवार बनाया, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए 21 साल की आरती तिवारी को टिकट थमाया। देखिए, जनपद बलरामपुर, और मैं पहले का धन्यवाद देना चाह रहा हूँ अपने प्रदेश नेतृत्व को, क्षेत्रीय नेतृत्व को, कि एक पढ़ी लिखी लड़की को प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। आपको बता दें कि बलरामपुर में कुल 40 सदस्य हैं, जिनमें भाजपा के 6, सपा के 12, बसपा के 10 और 12 निर्दलीय हैं। ऐसे में अन्य की भूमिका काफी अहम है। यही वजह है कि लड़ाई एकदम कांटे की टक्कर की है। वहीं बांदा में लड़ाई त्रिकोणीय नजर आती है, जहां भाजपा, सपा और बसपा तीनों ने ताकत झोंकी है। बांदा में कुल 30 सदस्य हैं, जिनमें भाजपा के पास 7, बसपा के पास 11, सपा के पास 6 और अन्य के पास भी 6 सदस्य हैं। हालांकि यहाँ भी सत्तारूढ़ दल पर धनबल के आरोप लग रहे। पार्टी ने मुझे टिकट दिया अध्यक्ष के लिए, तो उसके लिए हम अच्छी लड़ रहे हैं। आज की स्थिति में तो हम जीत रहे हैं, मेरे पास पर्याप्त संख्या बल है और हम जीत रहे हैं। वहीं गोरखपुर में जिला पंचायत की जंग में 6 उम्मीदवार ताल ठोक रहे। आपको बता दें कि गोरखपुर में कुल 68 सदस्य हैं, जिसमें भाजपा के पास 26, सपा के पास 20, बसपा के पास 6 और अन्य के पास 16 सदस्य हैं। के चुनाव का बिगुल बज चुका है और नामांकन की जो प्रक्रिया है वो कल है, और सुबह 11 बजे से लेकर 3 बजे तक आप देख सकते हैं कि अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व के कक्ष में यहाँ नामांकन दाखिल होगा। जवान को भी तैनात किया गया है और काफ़ी चाक चौबंद सुरक्षा के बीच यहाँ नामांकन की प्रक्रिया कल पूरी होगी। बात मतलब साफ है, हर सीट पर एक-एक उम्मीदवार को पूरी तरह से जांच परख कर मैदान में उतारा गया, लेकिन इस चुनाव में उम्मीदवार के चेहरे से ज्यादा सेटिंग लगाई जा रही। मतलब ज्यादा से ज्यादा सदस्य अपने पाले में लाए जा सके, इसके लिए गणित बैठाया जा रहा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपने 60 वाले लक्ष्य के कितना करीब पहुंचेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। आंदोलन जब जिद बन जाए तो किसी एक पक्ष का पीछे हटना मुश्किल हो जाता है, वो भी तब जब आंदोलन का एक सिरा सियासत से जुड़ा हो। करीब करीब 7 महीने बाद यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं और कल किसानों के आंदोलन का 7 महीना भी पूरा हो जाएगा। इन 7 महीनों में किसानों ने कई बार हुंकार भरे। जब भी 26 तारीख आई, तब किसान सरकार के सामने सिर उठाकर खड़े हो गए, क्योंकि इस आंदोलन की शुरुआत की तारीख भी 26 है और विवादों में आने की तारीख भी 26।
फिर तेज होने लगा किसान आंदोलन। टोल प्लाजा रात से ही फ्री किसानों ने करा दिया था, बिना टोल के ही सारे वाहन यहाँ से निकल रहे हैं। ट्रैक्टर हुए रवाना, ताकत है दिखाना। सहारनपुर से चल गए मुजफ्फरनगर के रास्ते और मेरठ के सहयोग से केवल 3 जिलों के किसान आ रहे हैं। अब किसान लड़ाई के लिए सर न्यौछावर करने के लिए तैयार। किसानों ने की तैयारी, फिर दिल्ली पर दहाड़ने की बारी। दिल्ली के रास्ते ना भूल जाए ट्रैक्टर, तो दिल्ली को याद करते रहना चाहिए। किसान तैयार हैं, उनके ट्रैक्टर तैयार हैं, उनके नेता भी तैयार हैं और ये तैयारी एक बार फिर दिल्ली यूपी के गाजीपुर बॉर्डर पर ट्रैक्टर परेड दिखाने की है। अरे भाई, दिल्ली पता नहीं कब जाना पड़ जा, उसकी तैयारी करके रखो अपनी। 26 जून को किसान आंदोलन के 7 महीने पूरे हो जाएंगे। गाजीपुर बॉर्डर पर रिहर्सल होनी है और सेनापति ने एक बार फिर हुंकार भर दी है। एक तो टंकी भरवा कर रखो पूरी, ठीक है, अपना ट्रॉली के ऊपर कपड़ा लत्ता देकर रखो, खान पीने का सामान भी रखो ट्रॉली में अपना। गाजीपुर बॉर्डर पर एक बार फिर भीड़ बढ़ने लगी है। सड़क पर बैठकर सर्दी का सितम झेलने वाले किसान गर्मी में भी गुस्सा दिखाने को तैयार हैं। इसके लिए सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और मेरठ से किसान पहुंच रहे हैं। दावा है कि 3 जिलों से 1000 से ज्यादा ट्रैक्टर गाजीपुर बॉर्डर पहुंच रहे हैं। इन 1000 ट्रैक्टर्स में हजारों की संख्या में किसान भी बैठे हैं। क्या पता क्या करेगा भाई, आ जान दो, सब कुंडवा इकट्ठा हो जाएगा, जब सलाह करेंगे रात को। आज 26 तारीख किसानों के लिए खास है। इसके एक नहीं कई कारण हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर एक किसान ने समझाया कि किसानों के लिए 26 तारीख का महत्व क्या है। 26 तारीख रखी है, उसके 3 कारण हैं। पहले कारण तो यह है कि 26 जून 1975 को हमारे देश में आपातकाल घोषित किया गया था। आज की तारीख में उस आपातकाल से ज्यादा महाआपातकाल चला घोषित, ये याद दिलाने के लिए कि आज भी आपातकाल नाम नहीं दिया गया, लेकिन घोषित आपातकाल है, इसलिए हमारा ये 26 जून रखा गया है। दूसरी, 26 तारीख को हमारे 7 माह हो रहे हैं आंदोलन की। दूसरी, 26 जनवरी में हमें बदनाम करने की कोशिश। 3 कारण है। बातचीत बंद है और प्रदर्शन फिर तेज होने की दिशा में दिख रहा है। बातचीत अगर होती भी है तब भी किसान बीच के रास्ते पर सहमत नहीं होंगे, ये बात पहले दिन से ही साफ है। रास्ता क्या है? रास्ता तो बीच का कुछ है ही नहीं। रास्ता सीधा हमारा कहना है कि ये काले जो कानून है ये वापस लिए जाएं, एमएसपी की गारंटी दी जाए। किसान ना तो खुद 26 तारीख को भूलना चाहते हैं और ना ही सरकार को भूलने देना चाहते हैं। इसके पीछे रणनीति भी है और पुरानी यादें भी। एबीपी गंगा के लिए गाजीपुर बॉर्डर से शक्ति सिंह की रिपोर्ट। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कानपुर के दौरे पर हैं। वो 5 दिनों तक यूपी में रहने वाले हैं। खास बात यह है कि वो कानपुर हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन से नहीं बल्कि ट्रेन से ही आए हैं। हालांकि अलग बात है कि उनकी ट्रेन भी बहुत खास है। आपको बताते हैं कि राष्ट्रपति के कानपुर दौरे के दौरान सुरक्षा के कैसे इंतजाम हैं और इससे पहले किस राष्ट्रपति ने ट्रेन में सफर किया था। राष्ट्रपति कोविंद का यूपी दौरा। महाराज ट्रेन में शाही सवारी। ट्रेन में सवार होकर पहुंचे कानपुर। 15 साल में पहली बार ऐसा हुआ है जब कोई राष्ट्रपति ट्रेन में सवार हुआ है, क्योंकि 2006 में पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने दिल्ली से देहरादून तक ट्रेन में यात्रा की थी और अब 1.5 दशक बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद महाराजा ट्रेन में सवार होकर अपने गृह जनपद कानपुर पहुंचे हैं। देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कानपुर पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं इस समय कानपुर सेंट्रल स्टेशन से राष्ट्रपति का जो काफिला है वो यहां से निकल रहा है। कानपुर में उनके स्वागत की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई और आप देख सकते हैं ये काफिला है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का जो इस समय कानपुर सेंट्रल स्टेशन से निकल रहा है और यहाँ राष्ट्रपति जो है वो सर्किट हाउस में रुकेंगे।
हालांकि राष्ट्रपति का ट्रेन से सफर करने का इतिहास पुराना है, क्योंकि रामनाथ कोविंद और एपीजे अब्दुल कलाम से पहले देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद भी ट्रेन से सफर कर चुके हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने पूरे परिवार के साथ इस दौरे पर आए हैं। राष्ट्रपति के साथ उनकी पत्नी सविता कोविंद, बेटी स्वाति और बेटा प्रशांत कोविंद भी आए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज दिल्ली के रास्ते ट्रेन से सफर करते हुए कानपुर पहुंचे। कानपुर देहात के झींझक स्टेशन पर जब वो पहुंचे तो वहां पर अपनों को देखकर काफ़ी भावुक हो गए। भावनात्मक भाषण में रामनाथ कोविंद ने लोगों से तमाम अपील की। उन्होंने कोरोना महामारी का जिक्र करते हुए ये भी कहा कि लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए, क्योंकि यह महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। राष्ट्रपति अपने दौरे के पहले दिन सर्किट हाउस में रहेंगे, जहां उनके रहने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। इस झींझक की धरती ने जहां मुझे उस राष्ट्रपति भवन तक पहुंचाया, गलियां याद हैं, ये स्टेशन के प्लेटफॉर्म याद हैं। घंटों में यहाँ प्रतीक्षा करता था ट्रेन के आने की। कुछ लोग आते थे हमें छोड़ने के लिए। वहीं राष्ट्रपति के इस दौरे के लिए 4 स्तरीय सुरक्षा के इंतजाम किए गए, जिसमें स्पेशल कमांडो के अलावा 10 जिलों की पुलिस फोर्स, आरपीएफ और जीआरपी को तैनात किया गया, ताकि सुरक्षा में कोई चूक न हो। वैसे ये बात कम ही लोग जानते होंगे कि कभी ट्रेन के ठहराव के लिए रामनाथ कोविंद ने धरना दिया था। शुक्रवार को राष्ट्रपति की ट्रेन जब उस जगह से गुजरी तो पूरा महकमा उनके स्वागत में नजर आया। एबीपी गंगा के लिए कानपुर से रतीश त्रिवेदी और लखनऊ से शैलेश अरोड़ा की रिपोर्ट। और अब बात बर्फिस्तान की भक्ति की शक्ति की, क्योंकि आस्था की आपने एक से एक तस्वीर देखी होंगी, लेकिन आज हम आपको जो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं वो बर्फिस्तान में उस चमत्कार की है जिसने साबित कर दिया है कि भक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं। बर्फिस्तान में भक्ति की शक्ति। ऊपर पहाड़, नीचे खाई, भक्तों ने आस्था दिखाई। आस्था की ऐसी तस्वीर शायद ही किसी ने देखी हो। बर्फ के बीच नंगे पांव भगवान घंटाकर्ण देवरा की ये यात्रा न सिर्फ भक्ति की शक्ति दिखाती है, बल्कि बताती है कि आस्था अगर अटूट हो तो बड़ी से बड़ी चुनौती पार की जा सकती है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि भक्त नंगे पांव ही चले जा रहे हैं, जबकि चारों तरफ पहाड़ी नुमा ढाल है। एक छोटी सी चूक बड़े हादसे को दावत दे सकती है। लेकिन ये भक्तों की आस्था ही है या चमत्कार? इतनी दिक्कतों के बाद भी इन भक्तों के चेहरे पर कोई शिकन नहीं। आपको हैरानी होगी कि जिस बर्फ में कोई इंसान 10 कदम नहीं चल सकता, ये भक्त पिछले 5 दिनों से बढ़ते जा रहे, रास्ते में आई हर परेशानी को पार करते जा रहे। आपको बता दें, भगवान घंटाकर्ण की देव यात्रा हर 12 साल में कुंभ की तर्ज पर होती है। ये परंपरा सदियों से चली आ रही, जिसे आज भी उसी तरह से निभाया जा रहा है। एबीपी गंगा के लिए जोशीमठ से रणजीत रावत की रिपोर्ट।